नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। पॉलिटिकल साइंस के लिए टॉप 10 सीरीज़ में आपके लिए वीडियो नोट है जिसमें हम 10 प्रश्नों पर बात करेंगे। 10 प्रश्नों का मतलब है आपके लिए कम से कम 30 पॉइंट्स पर हम बात ज़रूर करेंगे। तो ये वीडियो नोट पूरा देखिएगा। आपके लिए नेट जेआरएफ फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर, जहाँ भी आप राजनीति विज्ञान की उच्च स्तर की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, आपके लिए ये प्रश्न जरूर ही फ़ायदा देंगे। तो पहला प्रश्न दोस्तों आज के इस वीडियो नोट में देखिए, राम मनोहर लोहिया ने विरोध किया था, किन बातों का विरोध किया था उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो राम मनोहर लोहिया ने विरोध किया था पूंजीवाद का और साम्यवाद का। तो इन्होंने समर्थन किसका किया था? तो लोकतंत्र का और समाजवाद का। मतलब राम मनोहर लोहिया लोकतांत्रिक समाजवादी थे और पूंजीवाद और साम्यवाद के ये खिलाफ खड़े थे और लोकतंत्र और समाजवाद की स्थापना के लिए ये अडिग थे। ठीक है, क्योंकि ये पूंजीवाद के समर्थक नहीं थे, दूसरी तरफ ये साम्यवाद के समर्थक नहीं थे। तो इस तरह ये लोकतंत्र व्यवस्था चाहते थे और समाजवाद व्यवस्था चाहते थे, समाज के लिए चाहते थे। इसी क्रम में लोहिया ने कुछ किताबें भी लिखी जिनका भी आपको पता होना चाहिए, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो भी हमारे लिए स्टडी मटेरियल है उसमें जो प्रश्न है, जो भी आपके पास में विस्तारपूर्ण जो भी सामग्री है, उसमें कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है जो आपके सिलेबस में हो। तो इनकी कुछ बुक्स हैं, उनका भी नाम ध्यान में रखिएगा। व्हील ऑफ हिस्ट्री 1955 और मार्क्सिज्म, गांधी एंड सोशलिज्म, ये 1963 की किताब है, 1963 की। तो किताब हो गई। और ये पूंजीवाद और साम्यवाद का क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। लोकतंत्र और समाजवाद की स्थापना चाह रहे थे, उसके ये पक्ष में थे। तो इन्होंने दो सभाओं की भी स्थापना की। एक तो थी हिंदू मजदूर सभा और दूसरा हिंदू किसान पंचायत। इन जो ये संगठन थे इनका भी इन्होंने गठन किया था, इनका भी इन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं संचालन किया था। ठीक है, तो पूंजीवाद और साम्यवाद इनके ये समर्थक नहीं थे और लोकतंत्र और समाजवाद के ये समर्थक थे, ये लोकतांत्रिक समाजवादी थे। ठीक है, इनकी बुक्स का नाम ध्यान में रखिएगा और ये दो संगठन जो इन्होंने बनाए इनका नाम भी ध्यान में रखिएगा। तो पहला प्रश्न आपका यहाँ पर क्लियर होता है राम मनोहर लोहिया से संबंधित। आपको अच्छा लगा तो अभी लाइक कर दीजिए। लाइक की संख्या कम रहती है और व्यूज़ की संख्या भी कम है, शायद आप शेयर नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है आप शेयर भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ग्रेबियल आमंड, जीए आमंड जो भी हैं, इनके अनुसार तुलनात्मक रूप से सजातीय संस्कृति पाई जाती है कहाँ पर? तो आंसर तो आपका विकसित देशों में। तो ये एक स्पेशल एक टर्म रख रहे हैं यहाँ पर कि तुलनात्मक रूप से, कंपेरेटिवली, सजातीय संस्कृति कहाँ पाई जाती है? विकसित देशों में। अब साहब प्रश्न तो आपने समझ लिया, आंसर भी देख लिया, लेकिन सजातीय संस्कृति से मतलब ये क्या कहना चाहते हैं? तो आमंड जो कहते हैं कि समाज में जो कार्य किए जाते हैं, समाज में जो विकसित देशों में स्पष्ट रूप से देखा जाता है कि व्यक्ति अपने कार्य की एक दक्षता रखता है। ठीक है, जो व्यक्ति है वो अपने कार्य की क्या रखेगा? दक्षता रखेगा और वो एक ही प्रकार के कार्य करेगा, मतलब वो प्रोफेशनल होगा। क्या होगा? प्रोफेशनल होगा। तो प्रोफेशनल्स वाली जो चीज़ें हैं, जैसे कोई प्लम्बर है, कोई कारपेंटर है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, तो ये प्रोफेशन हो गए, बाई प्रोफेशन हो गए। तो सजातीय संस्कृति की जो तुलनात्मक रूप से जो व्यवस्था है वो कहाँ पर ज़्यादा है? ये विकसित देशों में ज़्यादा है। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज में। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 3, सॉफ्ट लॉ, जिसे हम मुलायम कानून भी कह सकते हैं। मुलायम कानून क्या होता है? तो वो कानून जिसमें कोई भी बाध्यकारी बल नहीं है, बाध्यकारी शक्ति नहीं है, ये क्या है? मुलायम कानून है, यह सॉफ्ट लॉ है, इसमें कोई भी बाध्यकारी शक्ति नहीं है। ठीक है, तो अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से, अपने स्किल के हिसाब से वृद्धि का अधिकार है। हमें वृद्धि का अधिकार है जिस पर राज्य का या किसी भी संस्था का
आपके ऊपर बाध्यकारी शक्ति करने का जो अधिकार है वो नहीं है, वो प्रयोग नहीं करते। ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, ऐसे कानून जिसके अंतर्गत कोई भी बाध्यकारी बल लागू नहीं होता, वो सॉफ्ट लॉ होते हैं। नेक्स्ट चलेंगे भाई प्रश्न नंबर 4 पर। अर्थशास्त्र नाम सुनते ही आपको पता लग गया होगा, कौटिल्य का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? कौटिल्य का ग्रंथ है। तो ये किस पर आधारित है? अर्थशास्त्र नीति शास्त्र है। अर्थशास्त्र क्या है? नीति शास्त्र पर आधारित ग्रंथ है। किसके द्वारा लिखा गया? कौटिल्य। कौटिल्य किसके दरबार में था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। राजा के कार्यों का परिस्थिति के अनुसार वर्णन करना। आपने चाणक्य नीति नाम से सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियोस देखे होंगे। तो चाणक्य नीति में ये होता है कि भाई वो बताते हैं कि ये नियम ऐसे होते हैं। तो चाणक्य ने, कौटिल्य ने क्या किया, किसी राजा को अपना शासन राजकाज चलाना है, उसको लेकर उन्होंने एक किताब लिख दी पूरी, जो नीति शास्त्र पर थी और जो अर्थशास्त्र कहलाई। अब अर्थशास्त्र किससे संबंधित ग्रंथ है? प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो जो पहली बार पढ़ेंगे, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, वो अर्थ से नाम देख के इकोनॉमिक पे चले जाएंगे और फिर वो सवाल वहाँ पर गलत हो जाता है। तो अर्थशास्त्र एक नीति शास्त्र है, शासन संचालन संबंधित है और राजा के कार्यों के परिस्थिति के हिसाब से, कि राजा के पास में युद्ध की परिस्थिति है तो राजा क्या निर्णय ले, क्या कार्य करे। राजा के पास में प्रजा यदि हिंसक हो रही है तो राजा क्या कार्य करे, यदि प्रजा दुखी है तो राजा क्या कार्य करे। इसी से संबंधित ये ग्रंथ है अर्थशास्त्र। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 5। निर्णय निर्माण उपागम में पदों का सही क्रम क्या होगा? निर्णय निर्माण उपागम में पदों का सही क्रम क्या होगा? तो निर्णय निर्माण उपागम यहाँ पर हम देखेंगे तो उसमें सबसे पहले समस्या की पहचान की जाएगी। क्या की जाएगी? सबसे पहले समस्या की पहचान करेंगे, फिर हम समस्या से संबंधित जानकारी यानी सूचना की खोज में लग जाएंगे, फिर उस समस्या से निदान पाने के लिए हम विकल्प जो भी मिलेंगे हमारे सामने उनकी व्याख्या करेंगे। अब व्याख्या क्यों करेंगे? कौन सा विकल्प आपके सामने है, वो आपको क्या प्रॉफिट देगा, क्या लॉस देगा, प्रेजेंट में क्या प्रॉफिट लॉस है, इन फ्यूचर क्या प्रॉफिट लॉस होने वाले हैं, इन सब की हम गणना करेंगे। उसके बाद में हम विकल्प का चयन करेंगे, हम उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, जिसमें हमें हानि की संभावना कम से कम हो रही है। ठीक है ना। तो सबसे यहाँ पर जो उत्तम, जो सर्वोत्तम है इनमें, तो वो हो गया आपका विकल्प का चयन। जब आपने कोई सही ऑप्शन चुन लिया लाइफ के लिए, किसी कार्य के लिए, तो आपने कुछ जो चुनने का जो डिसीजन है ना आपका, वो ही आपको आगे ले जाएगा या फिर वहीं रख देगा या बहुत सालों पीछे रख देगा। तो विकल्प का चयन सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे पहले ये चरण सामने आते हैं। किसमें? निर्णय निर्माण उपागम में। निर्णय निर्माण उपागम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों। आसान से प्रश्न है, मुश्किल भी प्रश्न है। हमारे बताने का तरीका आपको कैसा लगता है? आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर अपनी राय दिया करें। जो पुराने जुड़े हुए हैं वो तो हमें जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्लेटो व जॉन रॉल्स क्रमशः हैं, क्या है? इनकी प्रकृति पूछी गई है। तो ये आदर्शवादी है कौन? प्लेटो भाई साहब। और समतावादी है कौन? जॉन रॉल्स। समतावादी जॉन रॉल्स है, आदर्शवादी प्लेटो है। ठीक है, तो ये हमने इसमें देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके लिए प्रश्न नंबर 7। बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, भारतीय संविधान से संबंधित है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है अनुच्छेद 123। प्रश्न आसान है लेकिन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। संविधान से संबंधित कई बार ऐसे प्रश्न पत्र बन जाते हैं जिसमें संविधान के ही क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है
जब दोनों सदनों में किसी एक सदन या दोनों सदनों का सत्रावसान हो गया तो अध्यादेश जारी होता है और ये अध्यादेश सदन की बैठक जब शुरू हुई 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन होता है, अन्यथा ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है साहब, चलो जी, अध्यादेश हो गया। नेक्स्ट देखिए, नागरिकता में बहुलवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो B.S. टर्नर। किताब है इनकी हैंडबुक ऑफ सिटीजनशिप स्टडीज। B.S. टर्नर, इनकी ये किताब है हैंडबुक ऑफ सिटीजनशिप स्टडीज। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको वो आने भी चाहिए। ठीक है ना, हमने ये चीज आपको क्लियर की है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कथन देखिए, वितरणात्मक न्याय। वैसे तो आप इस शब्द से ही पकड़ लेंगे कि ये अरस्तु का है। तो वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान व संपदा के वितरण से संबंधित है। ये किसका है? ये अरस्तु का कथन है। किसका कथन है? अरस्तु का कथन है। इसमें वितरणात्मक न्याय की बात की गई है। ठीक है, ऐसा न्याय जिसमें आपका जो सम्मान है, जो आपकी संपदा है, उससे रिलेटेड है कि उसमें उसका जो वितरण है वो किस हिसाब से किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ अरस्तु का ये। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज में निकाय निर्वाचन हेतु अनुच्छेद कौन सा है? तो 243 के 243 के आपके ये प्रश्न हमने करवाए हैं। पंचायती राज में निर्वाचन हेतु 243 के, वितरणात्मक न्याय अरस्तु, नागरिकता संबंधित बहुलवादी सिद्धांत B.S. टर्नर, राष्ट्रपति अध्यादेश 123, प्लेटो जॉन रोल्स आदर्शवादी और समतावादी हैं। निर्णय निर्माण में सबसे जो मुख्य है वो है विकल्प का चयन। अर्थशास्त्र कौटिल्य का है, नीति शास्त्र है ये एक। ठीक है, शासन संचालन संबंधित नियम बताए गए हैं, राजा क्या कार्य करे क्या परिस्थिति के हिसाब से। सॉफ्ट लॉ वो होते हैं जो जिसमें बाध्यकारी बल नहीं होता। और ग्रेबियल आमंड ने सजातीय संस्कृति जो मिली उनके अनुसार, उनके अध्ययन के अनुसार, वो है विकसित देशों में। और राम मनोहर लोहिया ने पूंजीवाद और साम्यवाद का विरोध किया, लोकतंत्र और समाजवाद का समर्थन किया। इस वीडियो नोट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।